हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, जो पार्ट 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। हम ये सीरीज़ कर रहे हैं जहाँ पे डिमांड एनालिसिस किस तरह से एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड को इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यही ये सभी कॉन्सेप्ट को हम डिमांड एनालिसिस कॉन्सेप्ट में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमने यहाँ पे पब्लिश किया है। जहाँ पे पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिमांड एग्जैक्टली क्या है, किसे कहते हैं, उसके 4 एलिमेंट्स एग्जाम्पल के साथ हमने उसको डायग्राम के साथ यहाँ पे कन्वर्ट किया था और एक्सप्लेन भी किया था। और जो डिटर्मिनेशंस हैं पार्ट 1 के अंदर, डिमांड के डिटर्मिनेशन भी हमने इसे एक्सप्लेन किए थे। पार्ट 2 में हमने देखा था काइंड्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, जहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड इसको कवर किया था, और क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड। ये पॉइंट को लेके हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को डिस्कस किया था। आज के इस पार्ट 3 में हम देखेंगे डिमांड फंक्शन, जो लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनको लेके एग्जैक्टली ये किस तरह से रिलेट करते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस पार्ट 3 में। इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, इस दोनों कॉन्सेप्ट को लेके ही इकोनॉमी के अंदर कौन से भी जो थ्योरी है इसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन शॉर्टली हम कहें कि इकोनॉमी के अंदर कितने भी क्वेश्चन अगर हमें फेस करने हो तो उसका आंसर यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को लेके ही सॉल्व होता है। डिमांड इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड इसके ही यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन जहाँ पे जब डिमांड करता है तो मार्केट के अंदर उसकी क्या यहाँ पे फ्लक्चुएशन क्रिएट होते हैं, और एक सोसाइटी जहाँ पे कई यहाँ पे फर्म या इंडिविजुअल यहाँ पे जब डिमांड करते हैं तो उसे मार्केट डिमांड कहा जाता है, जहाँ से मार्केट के अंदर होने वाले फ्लक्चुएशन को यहाँ पे क्रिएट होते हैं। और इसी को ही हम देखें तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, इनमें फ्लक्चुएशन होने के साथ साथ उस कंट्री की ग्रोथ को हेल्पफुल होती है। यहाँ पे हमने जो डिमांड है, एक डिमांड एक कॉन्सेप्ट को एक पूरी डीपली यहाँ पे समझने की कोशिश की है, जहाँ पे हम डेली रूटीन में इसका जो डिमांड, इस कॉन्सेप्ट का जो मीनिंग है, हम लाइटली लेते हैं। बट इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिकली लैंग्वेज है, इसमें डिमांड इस कॉन्सेप्ट का, इसका मीनिंग लार्ज होता है। फर्स्ट जो यहाँ पे हमारा पॉइंट है वो कहता है डिमांड फंक्शन। जो डिमांड फंक्शन, ये यहाँ पे लीनियर डिमांड फंक्शन और नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन के साथ, इसे दो मेथड के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। जो इंडिविजुअल यहाँ पे जो मार्केट डिमांड है, इसको ही फोकस करता हुआ दिखाई देता है। तो इसका जो फंक्शन है ये एक्सप्लेन करता है लीनियर डिमांड फंक्शन का। ये कहता है D इज इक्वल A माइनस बी पी। तो यहाँ पे जो D है, ये D एक्सप्लेन करता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, A को प्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट कांस्टेंट वेरिएबल, जिसे हम करता है पॉजिटिव इंटरसेप्शंस y एक्सिस से। जो B है, ये B इंडिकेट करता है कांस्टेंट वेरिएबल, जो हम कहेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा P एंड डेल्टा D, जो प्राइस में चेंज होने के साथ साथ डिमांड में क्या चेंजेस होंगे, इसको ही यहाँ पे प्रेजेंट करता है। और जो P है, ये प्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर हम अपने इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो इस फंक्शन के साथ इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं लीनियर डिमांड फंक्शन में हमें प्राइस दिए गए हैं, और ये प्राइस देने के साथ साथ इस फंक्शन में हम A को अज्यूम कर लेते हैं 45 और B को अज्यूम करते हैं 4। तो यहाँ पे A 45 और B 4 को अज्यूम करने के साथ साथ एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है, इससे ही हम उसके आंसर निकालेंगे। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू निकालने के साथ साथ ये जो लीनियर डिमांड फंक्शन किस तरह से हमें मिलता है और ये लीनियर डिमांड कर्व किस तरह से बनता है, ये टेबल और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से लीनियर डिमांड फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्रिएट किया है लीनियर डिमांड शेड्यूल, जहाँ पे हमारा फंक्शन था D इज इक्वल A माइनस बी
P। तो यहाँ पे हमने A की वैल्यू रखी थी 45 और B की वैल्यू रखी थी 4। तो यही इससे हमने यहाँ पे कर्व करने के लिए हम यहाँ पे हमें प्राइस तो दी गई है यहाँ पे कमोडिटी की, तो पर यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ हम किस तरह से उस कमोडिटी की डिमांड को किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, तो ये फॉर्मूला के साथ हम इसे आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जब प्राइस 6 होती है तो हमारी कमोडिटी डिमांड किस तरह से आएगी, तो हमारी कमोडिटी की जो डिमांड है ये 6 प्राइस पे 21 आती है। तो ये किस तरह से आएगी, जहाँ पे D इज़ इक्वल 45 माइनस 4 P जो 6 है। तो इस तरह से 45 माइनस 24 ये 6 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे 24 आए और 45 माइनस 24 करेंगे तो 21 आंसर आता है। तो हमारी प्राइस जब 6 होती है तो कमोडिटी डिमांड हमारी 21 आती है। इसी तरह से जिस तरह से प्राइस और भी कम होंगे तो यहाँ पे हमारे कमोडिटी डिमांड यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जब प्राइस 5 होंगे तो हमारी कमोडिटी डिमांड यहाँ पे 25, तो ये 45 माइनस 4 जो प्राइस 5, तो इसके आंसर इस तरह से आएंगे 45 माइनस 20। तो 45 से हम माइनस करेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 जो 20 आते हैं, तो आंसर हमारा 25 आया है। उसी तरह से हम कमोडिटी प्राइस जब 4 होंगे तो यहाँ पे हमारे कमोडिटी डिमांड ये 29 आएंगे। तो ये किस तरह से आएंगे, ये 45 माइनस 4 गिवन प्राइस 4 मल्टीप्लाई 4 16, 45 से माइनस करेंगे 16 तो हमारा आंसर आता है 29। इसी तरह से जिस तरह से प्राइस और भी कम होंगे उसी तरह से हमारी कमोडिटी डिमांड और भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। जब प्राइस 3 होंगे तो हमारी कमोडिटी डिमांड, तो ये किस तरह से आएंगे 45 माइनस 4 गिवन प्राइस 3, तो इस तरह से 45 माइनस 12 करेंगे, ये 12 4 मल्टीप्लाई 3 से आए। उसी तरह से 45 माइनस 12 करेंगे तो 33 आंसर हमारा जो कमोडिटी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है। और लास्ट जो प्राइस कमोडिटी की और भी कम होगी, जब यहाँ पे 2 होगी तो यहाँ पे कमोडिटी डिमांड हमारी 37 आती है। तो ये किस तरह से आएंगे 45 माइनस 4 गिवन प्राइस 2, तो 45 माइनस 8 4 मल्टीप्लाई 2, तो इस तरह से 45 माइनस 8 करेंगे तो हमारा आंसर 37 आता है। तो इस तरह से इन शॉर्टली हम कहेंगे कमोडिटी प्राइस जिस तरह से कम होगी उसी इन्वर्स रिलेशनशिप में कमोडिटी डिमांड की जो क्वांटिटी है ये बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस तरह से इस डायग्राम के साथ हम और भी बेहतर तरीके से समझेंगे कि किस तरह से लीनियर डिमांड फंक्शन जो लीनियर डिमांड कर्व को किस तरह से प्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे डिमांड, वाई एक्सेस पे प्राइस, और जो डी है ये प्रेजेंट करता है लीनियर डिमांड कर्व को, जो फार्मूला के साथ किस तरह से हमारा वर्क कर रहा था D इज़ इक्वल ए माइनस बी पी, जहाँ पे हमने D इज़ इक्वल 45, ए की प्राइस हमने 45 ली थी, माइनस ए बी जो B है वो 4 और P। तो इस तरह से हम देखें प्राइस और डिमांड की जो रिलेशनशिप है ये इन्वर्स रिलेशनशिप हमें दिखाई देती है, जहाँ पे प्राइस जिस तरह से यहाँ पे डिक्रीज होते हैं उस तरह से यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है। जब हमारी प्राइस यहाँ पे 6 थी तो हमारी जो डिमांड थी ये 21, जब प्राइस 5 हुई तो हमारी डिमांड 25 हुई। जिस तरह से और भी प्राइस कम होते हैं, प्राइस 4 हुई उससे हमारी डिमांड यहाँ पे 29, और जब प्राइस 3 होती है तो हमारी जो डिमांड है 33 होती है, और भी यहाँ पे प्राइस 2 पे जब जाती है तो प्राइस जिस तरह से और भी कम होती है तो उस तरह से डिमांड जो क्वांटिटी की हमारी 37 जाती हुई इस कर्व के साथ, जो ये डॉटेड है TD लाइन पे जो डॉटेड है ये 21, 25, 29, 33, 37 को प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। जिस तरह से प्राइस और डिमांड किस तरह से इन्वर्सली रिलेशनशिप में होते हैं ये हम लीनियर डिमांड कर्व से प्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ दो सेकंड जो मेथड बनता है वो बनता है नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन। ये किस तरह से वर्क करता है, तो इसका जो फंक्शन है ये कहता है Q इज़ इक्वल A प्लस B अपॉन P। तो यहाँ पे Q प्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, A प्रेजेंट करता है कांस्टेंट वेरिएबल जो प्रेजेंट करता है पॉजिटिव इंटरसेप्शन y एक्सेस को, और जो B है ये प्रेजेंट करता है कांस्टेंट वेरिएबल जो प्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा P एंड डेल्टा D।
जो प्राइस में चेंज होने के साथ साथ डिमांड में चेंज किस तरह से आते हैं इससे ही प्रेजेंट करते हैं। और जो पी है ये प्रेजेंट करता है कमोडिटी प्राइस को। इस तरह से इस फार्मूला के साथ जो फंक्शन है इसके भी वैल्यू हमें दिए गए हैं। जो ए है इसे हम मानते हैं 4 और जो बी है इसे मानते हैं 12। और इसी के साथ साथ हमें जो प्राइस है कमोडिटी के वो भी गिवन है। तो इसके साथ साथ हमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व निकालना है जो हमें दिया हुआ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के साथ साथ ये हमें नॉन लीनियर डिमांड कर्व को प्रेजेंट करना है। इस तरह से नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन का एक्सप्लेन करने के लिए नॉन लीनियर डिमांड शेड्यूल को यहाँ पे हेल्प से हम इसके आंसर निकालेंगे कि किस तरह से प्राइस में यहाँ पे डिक्लेन करेंगे, प्राइस डिक्लेन करेंगे कम होंगे तो यहाँ पे डिमांड में किस तरह से इंक्रीज होता है। यही आंसर हमें इन्वर्सली रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड में कहते हैं। जब प्राइस हमें गिवन है, प्राइस जब 4 होती है तो डिमांड किस तरह से बनती है, तो डिमांड हमें हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है ये 7 बनती है। तो ये फॉर्मूला के साथ किस तरह से बनेगी, Q इज इक्वल 4 + 12 अपॉन P। तो इस तरह से हमने जब प्राइस 4 थी तो इसके साथ साथ डिमांड निकालने के लिए हमने यहाँ पे 7 आंसर आने के लिए हमने किया 4 + 12 अपॉन P। जो P हमें गिवन है 4 है तो इस तरह से हमें 4 + 12 अपॉन 4 करने के साथ साथ हम 4 से 12 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आता है 3। तो यहाँ पे 4 + 3 = 7। तो प्राइस जब हमारी 4 होगी तो हमारी डिमांड 7 होगी। इसी के साथ साथ जब प्राइस और भी कम होंगे तो यहाँ पे इस फंक्शन के साथ साथ हम आंसर जो डिमांड है ये किस तरह से इंक्रीज़ करेगा ये भी आगे निकालेंगे। जब प्राइस 3 होती है तो हमारा आंसर डिमांड जो क्वांटिटी का 8 आता है तो ये किस तरह से आएगा, 4 + 12 अपॉन 3। जो 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 4। तो यहाँ पे 4 + 4 = 8। तो जब प्राइस 3 होगी तो हमारा आंसर 8 आएगा। इसी के साथ कमोडिटी की प्राइस जब और भी कम होती है, इसी तरह से कमोडिटी प्राइस और भी जब कम होती है, जब 2 होगी तो हमारा आंसर 10 आएगा। प्राइस और कम होगी, क्वांटिटी की डिमांड और इंक्रीज़ होगी। तो जब 2 होगी तो हमारा डिमांड क्वांटिटी का 10 होगा। तो ये किस तरह से आएगा, ये आएगा 4 + 12 अपॉन 2। जो प्राइस गिवन है 2, तो 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 6। तो इस तरह से 4 + 6 = 10। इस तरह से और भी प्राइस जब कम होगी तो प्राइस जब 1 होगी तो हमारा आंसर आएगा 16। तो ये किस तरह से आएगा, ये आएगा 4 + 12 अपॉन 1। जो प्राइस गिवन 1 है = किस तरह से होगा, तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो ये आंसर 12 ही आएगा। तो ये 4 + 12 = 16। तो इस डायग्राम के साथ और भी इजीली हमें समझ में आ सकता है जहाँ पे नॉन लीनियर डिमांड कर्व किस तरह से बनते हैं। जहाँ पे प्राइस 4 होती है तो यहाँ पे डिमांड 7, प्राइस 3 होगी तो यहाँ पे डिमांड यहाँ पे हमारा 8, प्राइस 2 होगी तो ये जो हमारा डिमांड है ये 10 होगा, और जो प्राइस 1 होगी तो ये हमारा डिमांड 16 होगा। तो एक्स एक्सिस पे डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस, और जो डी डी है ये हमें ऊपर से नीचे आता हुआ जो डिमिनिशिंग यहाँ पे कर्व यहाँ पे दिखाई देता है, जो डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देता है। तो इनमें से हमें प्राइस और डिमांड में होने वाला जो रिलेशनशिप है, जो इन्वर्स रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, प्राइस कम होने के साथ साथ डिमांड की क्वांटिटी में इंक्रीज होते हैं, ये हमें प्रेजेंट करता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व के साथ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे 2 मेथड के साथ हम रिलेटेड गुड्स को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसमें फर्स्ट जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जहाँ पे हम मानेंगे कि एक ऐसे कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट दूसरे जो कमोडिटी है इसकी डिमांड इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। एग्जांपल, अगर चाय की यहाँ पे जो प्राइस बढ़ती है तो यहाँ पे कॉफ़ी की डिमांड बढ़ती है। तो एग्जांपल हम समझे, इस एग्जांपल के साथ साथ जब टी की यहाँ पे जो प्राइस है उसकी प्राइस कमोडिटी की बढ़ने की वजह से लोग चाय का यहाँ पे जो हैबिट है छोड़ के डिमांड करते हैं कॉफ़ी को, क्योंकि कॉफ़ी उनको और भी यहाँ पे सस्ती साबित होती हुई दिखाई देती है। तो एक
ऐसी कमोडिटी जिसकी प्राइस बढ़ने के साथ साथ जो अदर सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जो गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ती है, इसी को ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। तो हम कहें इसे ये सिमिलर प्रोडक्ट यहाँ पे कंज्यूमर यूज़ करता है एक सेम पर्पस के लिए, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स ये सिमिलर प्रोडक्ट तो माना जाता है, जो एक्स एंड वाई ऐसे प्रोडक्ट को यहाँ पे सिमिलर यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स को यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी कहा जाता है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स ये हाईली कॉम्पिटिटिव और ये इजीली रिप्लेस करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को। एग्जांपल यहाँ पे आईफोन और गैलेक्सी नोट्स ये दोनों भी एक दूसरे के लिए प्रोडक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स माने जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के दो मेथड होते हैं, या हम कहें उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट और सेकंड होता है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट में ये सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, एक दूसरे को ये सब्स्टिट्यूट होते हैं और ये क्लोजली सब्स्टिट्यूट होने के साथ साथ कंज्यूमर को एक इजीली यहाँ पे ऑप्शन सेकंड बनता है, और इसमें हाईली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाया जाता है, क्योंकि एक कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट जो कमोडिटी है इसकी डिमांड और भी तेज़ी से बढ़ती है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट इसके जो एग्जांपल है, या हम कहें इसे क्लोज सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल पेप्सी, कोको कोला दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है। मैकडोनल्ड, बर्गर किंग ये दोनों भी एक दूसरे को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। या हम जिसे आईफोन और गैलेक्सी नोट्स ये एक दूसरे के लिए ये सब्स्टिट्यूट क्लोजली सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। उसी तरह से पिज़्ज़ा हट और डोमिनोस, हम पिज़्ज़ा या डोमिनोस भी एक दूसरे को ये क्लोजली सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। और इसी के साथ फिज़िकली बुक्स या किंडल, इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये एग्जांपल है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर को एक ना दूसरे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे क्लोजली एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कंपटीशन करते हुए दिखाई देती है। उसी के साथ ये दूसरा जो मेथड है, जहाँ हम कहें टाइप है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट तो होते हैं, बट ये डिफरेंट इंडस्ट्री होती है या डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हुए दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जो प्राइस है ग्राउंड क्रिकेट खेलने के लिए अगर कॉस्टली होते हैं तो लोग उसके ऑप्शन या सब्स्टिट्यूट देखते हैं, बाय करते हैं वीडियो गेम डिवाइस को। तो इस तरह से यहाँ पे जो डिफरेंट इंडस्ट्री बन पाती है और डिफरेंट कैटेगरी से यहाँ पे जो इनडायरेक्टली सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं, और इसे लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। इसके जो एग्जांपल है डिफरेंट कैटेगरी को यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। इस डायग्राम के हेल्प से हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को और भी बेहतर तरीके से किस तरह से यहाँ पे क्लोजली कॉम्पिटिटर एक दूसरे को किस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसे एक्सप्लेन करने में हेल्प होगा। डायग्राम में एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड रेट ऑफ कॉफ़ी जो यूनिट में इसकी डिमांड प्रेजेंट करते हुआ दिखाई देता है, तो वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो रुपीज़ में एक्सप्रेस करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें जो डी है ये डिमांड कर्व को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें जो प्राइस ऑफ कॉफ़ी की अगर बढ़ती है, तो अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे लोग कॉफ़ी पीना छोड़ देते हैं, और जो क्वांटिटी है टी की इसकी क्वांटिटी यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जब स्टार्ट में यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉफ़ी की जो प्रेजेंट करता है वाई एक्सिस पे पी पे, और क्वांटिटी डिमांड करती है टी की जो डी को प्रेजेंट करती है ओ डी, ये टी की यूनिट को प्रेजेंट करता है, और ओ पी ये प्राइस ऑफ कॉफ़ी को इंक्रीज़ करता है। अगर मान लेते हैं कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती है पी से P1 तक जाती है, तो यहाँ से लोग कॉफ़ी की डिमांड करना कम करते हैं, और जो टी की क्वांटिटी और भी बढ़ती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो पहले ओ डी थी अब यहाँ पे ओ डी 1 यहाँ पे होती है। तो इस तरह से D1 ये जो इंक्रीज़ है, ये इंक्रीज़ यहाँ पे कॉफ़ी की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व का जो इक्विलिब्रियम है ये ए से बी के ऊपर जाता हुआ शिफ्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो इन शॉर्टली हम कहें जो
कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग कॉफ़ी कंज्यूम करना कम करते हैं और जो टी है, जो कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट गुड्स माना जाता है, वो उसकी टी की जो क्वांटिटी है या हम कहें डिमांड कॉफ़ी की कम होती है और टी की जो डिमांड है ये इंक्रीज़ करती हुई दिखाई देती है। जो डिमांड D1 को प्रेजेंट करता है और कॉफ़ी की प्राइस P डैश बढ़ती हुई दिखाई देती है। सेकंड मेथड बनता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें हम देखें कि एक कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कमोडिटी या हम कहें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे उसकी क्वांटिटी कम होती है या डिमांड उसकी कम होती हुई दिखाई देती है। तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज़ द प्रोडक्ट और सर्विस दैट ऐड द वैल्यू टू अदर कमोडिटी। तो यहाँ पे दो गुड्स को यहाँ पे कंज्यूमर यहाँ पे एक दूसरे को जब यहाँ पे कंज्यूम करते हैं तो एक का इम्पैक्ट हम प्राइस का किस तरह से होता है, उसका रिज़ल्ट उसके दूसरे डिमांड पे या हम कहें उसकी क्वांटिटी में किस तरह से असर करता है, इसे दिखाई देता है। इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को नेगेटिव रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है और इसकी वजह से ही इसे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक्स जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस अगर बढ़ती है तो वाई जो उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है इसकी डिमांड कम होती है। अगर हम मान लेते हैं जो एक्स कमोडिटी की प्राइस अगर कम होती है तो उससे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वाई की डिमांड यहाँ पे इंक्रीज़ करती हुई दिखाई देती है। तो इसके इस एग्जांपल इस तरह से है, सीरियल एंड मिल्क ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। डीवीडी एंड डीवीडी प्लेयर, कार एंड पेट्रोल, टेनिस बॉल एंड टेनिस रैकेट, मोबाइल फ़ोन्स एंड सिम कार्ड्स, बर्गर एंड बर्गर बन्स, मूवीज़ एंड पॉपकॉर्न, पेंसिल्स एंड नोटबुक। एक दूसरे को ये एग्जाम्पल में दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट गुड्स माने जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इस तरह से एक दूसरे का यहाँ पे एक होने वाले प्राइस का इम्पैक्ट दूसरे का डिमांड पे होने वाली क्वांटिटी किस तरह से इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी ये प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि अगर कार की प्राइस अगर बढ़ती है तो कार ये कॉम्प्लीमेंट्री है पेट्रोल, तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी। अगर पेट्रोल की डिमांड अगर कम होती है तो इसकी वजह से इसका रीज़न यही माना जाता है क्योंकि कार की प्राइस बढ़ी हुई दिखाई देती है। इस डायग्राम के हेल्प से ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जैक्टली किस तरह से एक दूसरे पे एक ही प्राइस अगर बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कमोडिटी पे किस तरह से उसकी डिमांड डिक्रीज़ करने में हेल्प करती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इस डायग्राम के साथ और भी इजीली हम डिस्कस कर सकते हैं, जो और भी इजीली हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। डायग्राम के अंदर एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी और एक्स एक्सेस पे दिखाई देती है और वाई एक्सेस पे प्राइस ऑफ शुगर जो इंडिकेट करते हैं वाई एक्सेस पे। तो अगर हम मान लेते हैं कि स्टार्ट में जो हमारा इक्विलिब्रियम है ए पॉइंट पे जो प्राइस ऑफ शुगर यहाँ पे ओ पी को इंडिकेट करता है और जो क्वांटिटी डिमांड है टी की ये इंडिकेट करता है ओ डी को लेके। अगर हम मान लेते हैं कि प्राइस शुगर की अगर बढ़ती है तो ये प्राइस ओ P1 होती है या हम कहें P1 से इंक्रीज़ होने की वजह से ही अगर शुगर की प्राइस बढ़ती है तो इसका रिज़ल्ट जो नेगेटिवली होता है, जो डिमांड जो टी की है ये डिक्रीज़ करती हुई दिखाई देती है। तो ये डिमांड अब ओ डी डैश होती है या हम कहें डी डैश इतनी कम होने की वजह से इसका रीज़न प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन ए से ऊपर जाता हुआ बी को इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है और जो डी है ये डिमांड कर्व को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये हमें प्रेजेंट करता है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से करता है, जो एक कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है कि दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है इसकी डिमांड में डिक्रीज़ होता है। तो इस तरह से हमारा पार्ट 3 जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इसके हमने एक्सप्लेन किए हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या है,
किस तरह से उसके डिमांड होते हैं, उसकी एग्जैक्टली फंक्शन किस तरह से होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के साथ साथ हमने इसे फुली यहाँ पे डिस्कस किया है। जो हमने डिमांड एनालाइज ये सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट करने के साथ साथ इसे कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है, ये एक्सप्लेन करेगा लॉ ऑफ डिमांड। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।